हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रूआइस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, आई होप आपने लेक्चर नंबर 3 पीएमएफआईएस जर्नल साइंस का अटेंड करा होगा और इसका जो टेस्ट है साइमल्टेनियसली उसको भी इंस्टाग्राम पे अटेंड करा होगा। तो जो लेक्चर नंबर 3 से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे उसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे थे आपको टेस्ट की फॉर्मेट के अंदर। उसकी आंसर कीज, एनालिसिस और उसका सोर्स क्या था उसको जानते हैं हम इसमें। ठीक है, हम लोग ऐसे ही करेंगे हर एक लेक्चर में। जैसे एक लेक्चर कंप्लीट हो गया उसके बाद इमीडिएटली एक लेक्चर बनाएंगे टेस्ट की एनालिसिस एंड डिस्कशन का, जो कि आपको अटेंड करना है इंस्टाग्राम के ऊपर। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 47 तक वो लेक्चर नंबर 2 के साथ एसोसिएटेड थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 से अपनी कहानी को हम लोग देखना शुरू करते हैं। Components of the cell are known as cell membrane, tissues, nucleus या cell organelles? Cell organelles है ना। देखो, इसको तो आप आराम से एलिमिनेट कर पाओगे, टिश्यूज को और न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस एक प्रकार से हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ये जो होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके सेल के अंदर, ये उसकी जान होते हैं। जैसे इंसानी शरीर के अंदर आत्मा वास करती है ना, उसी प्रकार से ये न्यूक्लियस का काम होता है। टिश्यूज में बाद में समझाऊंगा। कंफ्यूजन किसी को भी इसमें हो सकती है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर मीनिंग पता है सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिंपली अगर मेरे को बोलना है तो ये किसी भी सेल की एक आउटर कवरिंग है। मेरी स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स करके बताओ। ऑल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन, हाँ या ना? ऑल सेल्स हैव सेल वॉल्स? नहीं, सेल वॉल सब में नहीं होती। और सेल वॉल पाई कहां जाती है? अगर जिस थोड़े बहुत ऑर्गेनिजम्स में जहां पर सेल वॉल है जिनके पास, उनकी सेल स्ट्रक्चर में, तो वो कहां पर एसोसिएटेड होती है, कहां पर लोकेटेड होती है? सेल मेम्ब्रेन में ही। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसका दोस्तों जो सोर्स है दैट विल बी, ये जो थ्योरी है सेल ऑर्गेनेलीज वाली, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। देखो, लेक्चर करने के बाद या फिर अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हुई है तो अभी आपको ये बच्चों वाला लग रहा होगा, लेकिन एकदम से देखो, आई अंडरस्टैंड कि जर्नल साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको स्पीड ना अपनी आगे लेकर जाती रहनी होती है, वो रुकते नहीं है। जैसे पॉलिटी ऑफ वन फ्लो के अंदर आप कंप्लीट कर लेते हो, हिस्ट्री कर लेते हो, काफ़ी हद तक आप ज्योग्राफी भी कर लेते हो। इन्वायरमेंट और जर्नल साइंस यूपीएससी के दोस्तों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इसमें ना आपके पास रास्ता कम है, उस रास्ते से ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स हैं। आपको बार बार रुक कर थम कर सोचना होता है, राइट, कि इसकी एनालिसिस क्या है, इसका मतलब क्या है। अब जैसे कल याद है हमने, जिसको अंजलि आप बोल रहे थे कि मुझे समझ में आ गया है ना, लेकिन वो टेक्निकल पार्ट था। तो कंपोनेंट्स जो हैं वो सेल के, दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं जुड़ा हुआ इससे। द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल्स आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, क्वेश्चन एक तरीके से ऐसा भी आ सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, या फिर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर क्या कहे जाते हैं, उसका आंसर भी है हमारा सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको स्टेटमेंट एक जो दे दी किसी भी एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ने, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज एंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल्स आर आल्सो नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, ये तो हो गए बेसिक सवाल। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज। और सबसे पहला रूल मैंने आपको यह बताया था
कि अगर आप जब भी क्वेश्चन को देखो उसके अंदर सबसे पहले तो मार्क करके बैठ जाया करो करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। यहां पर करेक्ट पूछा गया है। सेल ऑर्गेनेलीज हैव नॉर्मल स्ट्रक्चर्स। लेक्चर में बताया था मैंने लास्ट क्लास में जो उसका लेक्चर लिया था, उनका स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है और अभी भी हमने पढ़ा है। जैसे वहां पर तो चलो बुक में लिखा हुआ है तो लर्न अगर आपने कर लिया तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता सेल ऑर्गेनेलीज का, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया था, याद है दिव्या? मैंने बताया था कल की क्लास में अंजलि के मानव शरीर के अंदर जिस प्रकार से हर एक ऑर्गन जो है अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी प्रकार से आप बिल्कुल एक पैरेलल स्टोरी बनाकर इसको समझ सकते हो। मानव शरीर इज इक्वल टू सेल हेयर, और हमारे शरीर के अंदर जैसे ऑर्गन्स होते हैं वो तो वैसे ही सेल्स के अंदर ऑर्गन्स ना कह के हम ऑर्गेनलीज कह देते हैं, और हर एक ऑर्गेनली का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, राइट? नॉर्मल फंक्शन नहीं है। और मैंने आपको यह भी बताया था ना ईशा कि जो दिल का जो काम है वो लिवर नहीं कर सकता, लिवर का जो काम है वो किडनी नहीं कर सकती, किडनी का काम ब्रेन नहीं कर सकता, राइट? सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही फंक्शन, ऐसी ही कहानी रोटेट होती है। तो सेल ऑर्गेनेलीज हैव नॉर्मल स्ट्रक्चर, सही है स्टेटमेंट के गलत है? ये गलत है। अगली स्टेटमेंट, सेल ऑर्गेनेलीज हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ये सही है ना? उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज आर फाउंड विद इन द सेल्स, है ना? ट्रू। सेल ऑर्गेनेलीज आर फाउंड आउटसाइड द सेल, फॉल्स। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं बिल्कुल एक पैरेलल स्टोरी बना के कवर करो। मानव शरीर सेल्स, ऑर्गन्स ऑर्गेनेलीज। हमारे ऑर्गन क्या शरीर के बाहर आके लटके हुए होते हैं? जरा तुम में से कोई अपना दिल दिखाओ, मुझे देखना चाहूंगा मैं। किडनी दिखाओ, लिवर दिखाओ, नहीं होता ना ऐसा। सब कुछ अंदर है उसके, दीज आर फाउंड इनसाइड द सेल। अब ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए मैं जानता हूं बच्चों वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन क्या करें हम उन कैंडिडेट्स का, उन एस्पिरेंट्स का जो कि कहने को तैयारी कर रहे हैं उनको एसडीएम, कलेक्टर, डीएसपी, एसपी बनना है, लेकिन कभी पढ़कर ही नहीं गए जनरल साइंस को, तो सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब ही नहीं जानते हैं। इतना बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जनरल साइंस टच करके ही नहीं गए हो और ये एग्जाम के अंदर अगर आपके क्वेश्चन आ जाए, आई कैन बेट आप में से इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग गलत कर आओगे। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसमें से? 1 2 2 एंड 3, 2 3 एंड 4, या फिर 1 2 3 4 सारे करेक्ट पूछा गया? सी है ना, सी इज द करेक्ट, क्योंकि ये दोनों करेक्ट है आपके। सेल ऑर्गेनेलीज के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर फाउंड विद इन द सेल्स, सेल के बाहर नहीं मिलते हैं, और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स नहीं है कोई भी। पहली और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। अगर यहां पर इनकरेक्ट होता तो ऑप्शन में आप क्या मार्क करते? अगर दिया रखा होता तो 1 एंड 4, ठीक है? तो इसका हमारा जो सोर्स है, ये सेल ऑर्गेनेलीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर फाउंड विद इन दी सेल्स, सेल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि डिस्टिंक्ट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है? और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और वो जरूरी होते हैं सेल के सर्वाइवल के लिए और उसके ऑपरेशन के लिए। और ऑपरेशन वर्ड का मैंने आपको मतलब बताया था प्रीवियस क्लास में, उसकी फंक्शनिंग के लिए। और यहां पर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट को बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सेल ऑर्गेनेलीज जो है सेल की बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? देखो साइमल्टेनियसली ना इस कंटेंट को लर्न करते जाना। होता क्या ना, दिमाग अभी बहुत इजी बनाकर कर लेगा आपका प्रोसेस। आपने लेक्चर सुना, कंटेंट को याद करा, टेस्ट दे दिया, आपको लगेगा सब कुछ डन है। अगर 15 डेज के अंदर, 7 दिनों के अंदर, महीने भर के अंदर अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, पहाड़ के जितना ऊपर गए हो अपनी नॉलेज में, दोबारा से फिर आपको बेसिक लेवल से ही अपनी पहाड़ की जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा है। जर्नी में, किसी भी एग्जाम की जर्नी में अपने ब्रेन पे कभी भी ट्रस्ट मत करा करो, यानी कि मेमोरी पे कभी भी ट्रस्ट मत करा करो। ओके, मेमोरी बहुत धोखा देती है आपको। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शंस। ट्रू। सम सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म
सिमिलर फंक्शंस, मतलब अगर हम यहां पर ये बोले कि यहां पर एक सेल ऑर्गेनली है, सेल का ऑर्गन है जिसको हम नंबर दे देते हैं 1, एक सेल का ऑर्गेनली है जिसको हम नंबर दे देते हैं 2, ऐसी एक सेल का ऑर्गेनली है जिसको हम नंबर दे देते हैं 3 एंड सो फोर्थ। तो क्या कभी कभार किसी सेल के मल्टीपल जो ऑर्गेनलीज हैं उनमें से कुछ क्या सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ए और बी जो है या 1 और 2 जो है वो सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो? हमारी बॉडी में भी क्या ऐसा होता है क्या? इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं अपनी बॉडी के साथ कहानी करके रिलेट करो। कोई भी ऑर्गन किसी और ऑर्गन के जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है क्या? नहीं ना। ईशा, जब भी प्यार में धोखा खाते तो दिल टूटता है ना, किडनी तो नहीं टूटती ना, है कि नहीं? तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? 2 ओनली, क्योंकि ये यहां पर भी ना देखो, एक तरीका और बताता हूं आपको प्रीलिम्स में, चाहे यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स हो। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने एक एनालिसिस देखी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको हमेशा काम आएगी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर जुआ खेलने लगो, नहीं आता तो छोड़ दो उसको, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा शांति से इत्मीनान से उसको पढ़कर एक चीज पता लगा सकते हो। जैसे क्या है, मैं अगर 2 बातें बोलूं आपसे, इस क्वेश्चन के रेफरेंस से ही बता रहा हूं आपको, ये पीवाईक्यू में 30 इयर्स के एनालिसिस में मैंने देखा है। अगर मैं आपको बोलूं सूरज जो है वो वेस्ट साइड से उगता है, आता है सुबह आसमान में, और दूसरी स्टेटमेंट में आपको बोलूं कि जो सन है इट राइजेस फ्रॉम ईस्ट, एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं इट राइजेस फ्रॉम वेस्ट, दूसरी स्टेटमेंट में क्लेम कर रहा हूं इट राइजेस फ्रॉम ईस्ट। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में कैसी हैं? ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, दे आर नॉट सिमिलर स्टेटमेंट्स, मानते हो? राइट? और जब दो तरफा कभी भी सेम टाइम पे बात होती है दोस्तों, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दोगलापन। अंग्रेजी में उसको बोलेंगे, यहां पर जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आप एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को देखो, या पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को भी ना लेके अगर मैं बोलूं आप किसी पैराडॉक्सिकल क्लेम को देखो कि स्टेटमेंट कुछ क्लेम कर रही है, आपको कुछ बोल रही है, लेकिन पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट में, या फिर कोई भी बीच की जो 2 स्टेटमेंट हो सकता है 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो, उनमें से कोई 2 स्टेटमेंट ऐसी हैं जहां पर एक पैराडॉक्सिकल क्लेम है कि एक स्टेटमेंट में बात करी जा रही है कि कान इस साइड से पकड़ो, एक स्टेटमेंट बात करी जा रही है कि कान उस साइड से पकड़ो। तो वहां पर क्या होता है, जर्नली उनमें से एक स्टेटमेंट गलत होती है, ऐसा 99% टाइम्स होता है। लेकिन मैं आपको यह नहीं कह रहा कि ऐसे बेसिस, मतलब इस एनालिसिस के बेसिस पर आप कोई सा भी क्वेश्चन जो है ऐसे करके अटेम्प्ट कर आ जाओ अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यूपीएससी बहुत ट्रिक्स खेलने लगा आजकल, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो छोड़ देना, लेकिन थोड़ी बहुत भी, और अगर आपको एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन वहां पर नजर आती है तो आप ये देखो आप वहां पर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लायक हो कि नहीं हो। जैसे यहां पर लिखा हुआ था सेल ऑर्गेनलीज परफॉर्म डिस्टेंट फंक्शंस। अब इसने यहां पर एक चीज क्लेम कर दी है कि सेल ऑर्गेनलीज जो है वो डिस्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इसने आगे यहां पर सम वर्ड नहीं लगाया, यहां पर इसने ऑल लिखा है। एक तरीके से सेल ऑर्गेनलीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि सेल ऑर्गेनलीज परफॉर्म डिस्टेंट फंक्शंस या डिफरेंट फंक्शंस या स्पेशलाइज्ड फंक्शन, तो मुझे आगे जस्टिफाई करने की और नीड नहीं है ना कि मैं ऑल की बात कर रहा हूं या कुछ की बात कर रहा हूं, है ना। जब मैंने कुछ नहीं लगा रखा तो यानी कि उस स्टेटमेंट के अंदर सारी ही चीजें कवर है, वो ऑल को ही कवर करके चल रहा है। लेकिन जब दूसरी स्टेटमेंट में हमें दिख रहा है सम सेल ऑर्गेनलीज परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। अब चलो सम को एक बार के लिए साइड कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, ये डिस्टेंट फंक्शंस की बात कर रहा था, ये सिमिलर फंक्शंस की बात कर रहा है। ये दोनों चीजें सेम टाइम पर कैसे हो सकती है? इनमें से एक स्टेटमेंट तो गलत हो सकती है। ये है पैराडॉक्सिकल क्लेम वाली जो क्वेश्चंस होते हैं। एक ट्रिक यूपीएससी और खेलता है, आप कभी भी जब भी अपना एग्जाम में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ ना दोस्तों, तो उस क्वेश्चन को ना क्या करो, आप ऐसा दिमाग में पहले से एक अनुमान मत बनाओ कि मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी करूंगा ही नहीं या करूंगी ही नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। कुछ जर्नल अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं
वो सॉल्व हो जाते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग से, अगर आपने यूपीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एग्जामिनेशन में कूदे हो। कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको ना थोड़ा बहुत डाउट होता है, या फिर आप ना दो स्टेटमेंट के बीच में कंफ्यूज हो गए, या फिर एक स्टेटमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप ना उस पॉइंट पर उसके आगे कुछ स्टार या अपनी कोई निशानी या कुछ भी जो आप बनाते हो पेपर के अंदर, वो छोड़ दो, उस क्वेश्चन के ऊपर कुछ मार्क छोड़ दो कि मैं बाद में इसको थोड़ी देर बाद आके देखूंगा या देखूंगी। आप अक्सर यूपीएससी के पेपर में आजकल पिछले 5 से 6 सालों में एक चीज को पकड़ोगे कि ये जो क्वेश्चन था जिसके अंदर दो या एक स्टेटमेंट के अंदर आप कंफ्यूज थे, ये स्टेटमेंट जो है किसी दूसरे, या मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इसके अंदर जो दो या एक स्टेटमेंट जो थी जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन थी, वो सेम स्टेटमेंट्स आपको जो है वो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर मिल जाए। ऐसा होता है, आप देखो, अगर एनालिसिस करो अगर पीवाईक्यू की, तो आप ये देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है इसका क्लेम या इसकी स्टेटमेंट जो है वो किसी और क्वेश्चन की स्टेटमेंट वगैरह बनी हुई है, और इन दो क्वेश्चन का एक लिंक होता है सॉल्व करने के लिए, कि अगर आपने यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर वो चीज पकड़ ली तो आप इस क्वेश्चन की वो चीज एलिमिनेट कर पाओगे, इस क्वेश्चन के अंदर वो चीज पकड़ ली तो इस क्वेश्चन को ठीक कर सकोगे। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली होता क्या है, अगर आप इसको पहले आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपके बस की नहीं थी, कहने का मतलब यह है कि आपको नहीं समझ में आ रहा था, फिर भी आप कूद पड़े ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो 99.9% चांसेस हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी गलत कर आओगे। और अगर आपने यहां पर इस क्वेश्चन के ऊपर वेट करा होता तो दो चीजें आपके साथ होती, या तो वो पूरे पेपर को 100 के 100 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर भी आपको इसका आंसर नहीं मिला, तो आपको फिर आइडिया लग जाएगा आई शुड लीव दिस क्वेश्चन, मुझे नहीं करना है, मेरे बस की नहीं है ये। या फिर क्या होगा कि जहां पर आपको एक या दो स्टेटमेंट के अंदर कंफ्यूजन आ रही थी, इस क्वेश्चन ने उस स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया, तो उसकी वजह से वो स्टेटमेंट जो है आप समझ पाए कि मुझे सही करना है गलत करना है। और इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि दोबारा से वो वाली स्टेटमेंट थी, तो आप यहां पर ये डिसाइड कर लोगे कि मुझे इसको सही मार्क करना है या फिर गलत मार्क करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ ये मेल जोल नहीं खाती है। ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी डिटेल में मैं आपको इन सब चीजों के बारे में फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। तो इनमें से इनकरेक्ट क्या है, 2 ओनली वॉज इनकरेक्ट, ठीक है। अब इसको तो हमें देखने की दोबारा जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। यहां पर डिस्टेंट फंक्शंस की जब बात ही हो रही है, तो फिर ये पैराडॉक्सिकल क्लेम वाली जो चीज है, जो स्टेटमेंट है, वो कैसे बनकर आ सकती है, सिमिलर क्लेम्स कैसे हो सकते हैं, मतलब ये सिमिलर फंक्शंस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से मैं बनाता हूं, हर एक स्टेटमेंट से ऐसा नहीं है कि कोई भी जो बुक है बस मेरा पर्पस ये कि क्वेश्चन बनाने ही बनाने हैं। मुझे बैक एंड में यूपीएससी और स्टेट पीएससी का भी ध्यान रखना पड़ता है, प्लस ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड से मैं ना भटकूं। और जो जितने आप मेरे टेस्ट में ये वाले जो क्वेश्चंस देखते हो ना, जिसके अंदर सिर्फ 4 ही वर्ड्स आपको गिवन है, कोई भी एक सिलेक्ट करना है, नॉन स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका पर्पस ये होता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस करो। और अब तो यूपीएससी भी काफी सारे ऐसे 15 से 20 सवाल ऐसे पूछता है जहां पर स्टेटमेंट नहीं होती है, 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, आपको एक डेफिनेटली उनमें से चूज करके खेलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज। हमें बताना है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, दे आर नेसेसरी फॉर सेल सर्वाइवल। ट्रू। सेल ऑर्गेनेलीज आर नेसेसरी फॉर सेल ऑपरेशन एंड सेल की फंक्शनिंग। ट्रू। करेक्ट क्या होगा, बोथ 1 and 2। तो सेल ऑर्गेनेलीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स सर्वाइवल और सेल की फंक्शनिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट जो है वहां पर उस क्वेश्चन के अंदर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेल मेम्ब्रेन आपसे पूछा गया है कि आउटर कवरिंग है क्या सेल की। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ट्रू। ट्रू है।
सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अब जो कोई पढ़कर नहीं गया होगा तो उसको इस चीज में डाउट हो सकता है। देखो, तभी मैं आपको कह रहा था कि क्वेश्चन बनाने की एक बारी साइकोलॉजी को समझो। पहली स्टेटमेंट कैसी है, एक जर्नल स्टेटमेंट है, राइट। सेल मेम्ब्रेन, पता लग रहा है कि किसी चीज की मेम्ब्रेन है, लेयरिंग है, इतना तो पढ़कर कोई पर्सन गया ही होगा या फिर बचपन की कोई चीज रिकॉल कर सकता है। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो फैक्चुअल है। बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर ये सोच सकता है या सोच सकती है, क्या सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी मैं सेल मेम्ब्रेन बुला सकता हूं या बुला सकती हूं, राइट। तो ये पता होना चाहिए, तो फैक्चुअल है। तीसरी स्टेटमेंट, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन ये काम करता है कि सेल के अंदर और बाहर जो आ रहा है बेसिकली उसको वो सेपरेट करने का काम करता है। और आपको तो कल के लेक्चर के बाद इसकी भी गहराई के अंदर पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो बेसिकली कौन सा पार्ट है जो प्रॉपर तरीके से डिसाइड करता है, दीवार का काम करता है, लिपिड बाइलेयर, है ना, खुद बता पा रहे हो। देखो, तो ये जो है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है कि सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करता है सेल के अंदर के कंटेंट को फ्रॉम इट्स आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये स्टेटमेंट हो गई आपकी एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट। और आप पीवाईक्यू उठाकर देख लो खुद, यूपीएससी आजकल इसी की तिगड़म, इसी की मिक्सचर खेलता है और इसी के बेसिस पर बच्चों का टाइम वेस्ट करवाता है। अब टाइम वेस्ट बच्चों का होता क्यों है, क्योंकि पूरे साल सिर्फ गाइडेंस चाहिए, स्ट्रैटेजी बता दो, ये करवा दो, वो करवा दो, खुद बैठ के कोई नहीं पढ़ना चाहता है। ज्ञान कंठस्थ कर लो तो आपको तो फिर इससे भी ज्यादा पता है। और मान लो कोई चीज इसके अंदर से नहीं पता, जो आपने सुनी ही नहीं है, तो डॉक्टर थोड़ी ना बनना था आपको, क्या पूरी बायोलॉजी के अंदर घुस ही जाते। सिर्फ सेल के बारे में भी अगर स्टडी करो ना आप, सिर्फ सेल के बारे में, तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन फिर भी 4 जन्म भी अधूरे रहेंगे। तो आपको कितनी गहराई में कूदना है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कंटेंट को देखते हुए। और इनमें से अगर आपको कोई चीज नहीं पता होती, मान लो आज आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम होता, ये क्वेश्चन आ जाता कोई ऐसा, आपको 2 स्टेटमेंट पक्का पता है, तीसरी वाली कोई और होती, यहां पर नहीं पता होती है, एक और लिखी होती, वो नहीं पता होती, छोड़ दो उसको, क्यों खेल रहे हो उसके साथ। अपने आप पे वो भी मत करा करो कि यार मैं मेडिकल साइंस स्टूडेंट, मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, मेरा तो मेडिकल साइंस ऑप्शनल है, या फिर मेरा तो बॉटनी जूलॉजी ऑप्शनल है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? डी, सारी सही है। तो सेल मेम्ब्रेन हम जानते हैं कि एक तो नंबर 1 सेल की आउटर कवरिंग है, उसका काम है सेपरेट करना सेल के अंदर के कंटेंट्स को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल की मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है व्हाट गोज इनसाइड द सेल एंड व्हाट गोज आउट ऑफ द सेल, राइट। क्वेश्चन नंबर 54, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। सही है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सही है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और जरा मुझे रिकॉल करवाओ, लिपिड बाइलेयर जो है उसका काम क्या है? जैसे हम बोल रहे थे ना कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि व्हाट गोज इनसाइड द सेल एंड व्हाट गोज आउटसाइड द सेल। तो जो प्रॉपर तरीके से उस काम को रेगुलेट करता है ना, वो लिपिड बाइलेयर है, राइट। ये जो प्रोटीन्स हैं ये किसके साथ अटैच्ड होते हैं? लिपिड बाइलेयर के साथ। लेकिन प्रोटीन्स के साथ एक खास बात है, प्रोटीन्स को इज्जत मिलती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन कभी कभार अपने अंदर पूरी की पूरी प्रोटीन की एक धारा को, एक लहर को बहने देता है। कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बन जाती है, बताया था ना। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को इतनी इज्जत नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ अटैच्ड है? या तो वो प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड है या लिपिड्स के साथ अटैच्ड है। और जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से लिपिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं,
इनका नाम क्या चेंज हो जाता है? शाबाश, ये बन जाते हैं प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स, और लिपिड्स क्या बन जाती हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, अगर मैं आपको यहां पर एक चीज क्लेम करके दूं, प्रोटीन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के पेरिफेरल एरिया पे भी हो सकते हैं और पूरे अंदर तक उसका इंटीग्रल पार्ट भी हो सकते हैं। सही है कि गलत है? ट्रू। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो किसी भी सेल मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट पर नहीं होते हैं, सिर्फ उसके अंदर होते हैं, इंटीग्रल होते हैं। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्या गलत बोला मैंने यहां पर? पेरिफेरल में पाया जाता है। पेरिफेरल का मतलब क्या है? बॉर्डर एरिया, है ना। चौकीदार को, गार्ड को, बेसिकली ये ऐसा गार्ड है कि ऊपर वाले को तो इज्जत मिल रही है, इसको इज्जत मिलती नहीं है, उसको बेडरूम में बिठा लेते हैं, इसको गेट के भी बाहर रखते हैं कि भाई आना ही नहीं है, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी है तू बाहर ही रह, मर। ठीक है, हाँ। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट? करेक्ट क्या है? डी। तो उसके 3 पार्ट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अगर हम बेसिकली 3 पार्ट की सिर्फ नाम की बात करें तो डैट इज नंबर 1 लिपिड बाइलेयर, उसके बाद प्रोटीन्स, और फिर आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिपिड्स। नंबर 1, लिपिड्स फैटी कंपाउंड्स होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, राइट। लिपिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। क्या है इसके पास? एक सर है, पैर नहीं है वो, पैर हमें लग रहे हैं, हम साइंस में क्या कहते हैं उन पैरों को? टेल है। अब ये जो फैटी कंपाउंड्स की यहां पर जो बात चल रही है वो क्यों चल रही है? एक जो उसका यहां पर बना देता हूं, एक जो उसका ये पैर है या टेल है, सॉरी, दोनों फैटी कंपाउंड से ही बनी हुई है, लेकिन एक के अंदर कैसा फैट है? हाँ, यस, एक के अंदर है आपका सैचुरेटेड फैट और एक के अंदर है आपका अनसैचुरेटेड फैट। ओके, तो लिपिड्स आर फैटी कंपाउंड्स। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? समझाओ मुझे दिव्या, कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? हाँ, 2 एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स का एग्जांपल क्या होगा? वाटर नहीं, एलिमेंट्स का एग्जांपल वाटर नहीं हुआ, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम, है ना। तो फिर बात तो कंप्लीट करो, कंपाउंड तो समझाओ। व्हेन 2 एलिमेंट्स, आगे भी तो बोलो। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंपाउंड, और कंपाउंड का एग्जांपल क्या होगा? वाटर, क्योंकि वो H2O बेसिकली उसका केमिकल फॉर्मूला है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से प्लस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मतलब 2 अलग अलग नेचर के भी होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, कंपाउंड बनने के लिए मिनिमम तो हमें 2 एलिमेंट चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा वाले अगर एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो जाए तब भी वो कंपाउंड कहलाएंगे क्या? कहलाएंगे। तो लिपिड्स एक फैटी कंपाउंड्स होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे शरीर के अंदर। सही है स्टेटमेंट या गलत है? ट्रू है। लिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। लिपिड्स इस चीज को कंट्रोल करते हैं सेल के अंदर क्या जाएगा और सेल से बाहर क्या निकलेगा, व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। ट्रू। करेक्ट क्या है? डी। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका मैं सोर्स आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट था मेरा प्रीवियस वाला, जहां पर हमने गूगल को खोला था और वहां पर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने चीजें समझी थी, डिकोड करी थी, है ना। लिपिड्स की एक मेन कॉम्पोजिशन जो थी वो इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, है ना। उसी के अंदर उसके सर पैर की बेसिकली बात होती है। लिपिड्स की एक सब कैटेगराइजेशन जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स।
ठीक है, अभी उसके बारे में भी एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिपिड्स। लिपिड्स हेल्प करते हैं इन मूविंग एंड स्टोरिंग एनर्जी। मैंने फंक्शंस करवाए थे आपको इसके, है ना। लिपिड्स हेल्प करते हैं इन मूविंग एंड स्टोरिंग एनर्जी। लिपिड्स विटामिन्स को भी अब्सॉर्ब करते हैं, और लिपिड्स हार्मोन्स को भी बनाने में मदद करते हैं सेल की, है ना। और हार्मोन्स का कल मैंने आपको एक बेसिक बिल्कुल बच्चों के लेवल से क्या एक्सप्लेनेशन बताई थी कि अगर आपसे कोई पूछे हार्मोन्स तो आपको रट्टू तोते वाली डेफिनेशन ना बोल के सिर्फ दो शब्द क्या बोलने हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। क्या फिजिकली टच कर सकते हो, शरीर किसी का खोलू तो हार्मोन को टच करा जा सकता है क्या हड्डियों की तरह, ऑर्गन्स की तरह? नहीं, केमिकल मैसेंजर्स हैं बेसिकली, है ना। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ये फंक्शंस हैं लिपिड्स के ईशा। लिपिड्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, जैसे हमें चाहिए होता है शरीर को, तो सेल की शरीर के अंदर कुछ खाना खाया, कुछ कहीं से खाना आया, उसको स्टोर कर रहे हैं, जब जरूरत है तो यूटिलाइज कर रहे हैं। अब विटामिन भी एक प्रकार से एनर्जी देगा, है ना। कुछ लोग हैं ईशा वो विटामिन कैप्सूल्स खाने लगे हैं, है ना। तो विटामिन जो है मल्टीविटामिन खाते हैं कई लोग, है ना, पागल होते हैं कई लोग, तो वो एब्जॉर्ब करता है उनको। और तीसरी चीज, लिपिड्स हेल्प इन मेकिंग हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को बनाने में भी मदद करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लिपिड्स ओवरऑल सही है सेल्स के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए? हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं ओवरऑल सही है, लिपिड्स का होना ठीक है ना। कम मात्रा में कि ज्यादा मात्रा में ठीक है? एडिक्वेट, ना कम ना ज्यादा, एडिक्वेट मात्रा में होने चाहिए। ज्यादा अगर भर जाएगा लिपिड्स, तो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया था, किशमिश का, काजू का, बादाम का पानी में गलाकर रखोगे, फट जाएगा वो। इसी प्रकार से जो सेल है, ज्यादा एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी और वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अगेन इसका भी कोई सोर्स आपको पीएमएफआईएस की बुक के टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा गूगल से जाकर, जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको वर्ड टू वर्ड कवर करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 57, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिपिड्स। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिपिड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर द सेल्स। ट्रू। लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड्स आर हार्मफुल फॉर सेल्स। अभी जस्ट हमने इसके बारे में डिस्कशन करी, कल भी करी थी डिटेल में। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट? बोथ 1 and 2। अब इसलिए मैं आपको बोल रहा था इस लेक्चर की स्टार्टिंग में कि साइंस, जर्नल साइंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट, जो आपका ईवीएस होता है, उसके अंदर रास्ता कम है, स्पीड ब्रेकर्स आता है, आपको रुकना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है शब्दों को, गूगल सर्च करनी पड़ती है, उस मटेरियल को बुक से ज़्यादा कंसोलिडेट करना पड़ता है। आप चाहे फिर A4 शीट्स लगाओ अपनी बुक्स के पीछे या स्टिकी नोट्स बनाओ, लेकिन ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी पीएमएफआईएस नाम की बुक से क्वेश्चंस नहीं बना रहा है, यूपीएससी जनरल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन बना रहा है, तो हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब दिव्या इजी कर दिया कि नहीं कर दिया था कल मैंने ये लिपिड्स वगैरह के बारे में सबको समझाकर? वो टेक्निकल लैंग्वेज से अगर हमें रट्टा मारनी पड़ती है बुक से, तो कुछ भी समझ में आता है उसके अंदर। हाइड्रोफाइलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल की वो बात कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 58, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये भी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन क्योंकि जब मैंने आपको फैटी कंपाउंड्स के अंदर कंपाउंड्स वर्ड को तोड़वाया था तब बताया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर मेरा देखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो मैं आपको गूगल वगैरह से दे रहा हूं या जो डिस्कशन में बता रहा हूं, उससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और वो मेरा पर्पस बनाने का इतना है कि ये जो क्वेश्चन है आपके पास इंस्टाग्राम पे सेव्ड रहेंगे, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको दे रहा हूं, तो कल को डिस्कशंस को देखने के बाद ना सिर्फ उन क्वेश्चंस की डिस्कशंस नहीं मिलनी चाहिए आपको जो कि बुक के अंदर गिवन थे, जो मैंने भी बोला अपने मुंह से, उसके ऊपर भी जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो भी आपके पास होने चाहिए कंसोलिडेटेड वे में, विद एक्सप्लेनेशन एंड विद राइट आंसर्स और विद फंडा, ऑब्वियस सी बात है। तो कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स। अब जैसे वाटर में H2O है तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन क्या मैं इसको कंपाउंड कह दूंगा H2 को? ये भी समझने वाली बात है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन अगर मैं इसी के साथ एक प्लस कर दूं O,
तो ये तो हो गई हाइड्रोजन 2 भाई भाई और एक O। अब ये कंपाउंड कह सकते हैं, है कह रहा, कह सकते हैं है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स डेट हैव बीन केमिकली ज्वाइंट। वाटर एक कंपाउंड है, एक स्टेटमेंट दे रखी है मैंने, क्लेम। बोलो भाई, पानी एक कंपाउंड है कि नहीं है? झूठ बोल रहा हूं मैं यहां पे? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? गुड, नाइदर वन नॉट टू। क्रॉस चेक करा आप लोगों ने अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा, कोई गलत हुआ क्या कि ये सारे सही जा रहे हैं अभी? सारे ठीक है अभी आपके? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 59, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिपिड बाइलेयर। अब ये हमारे पीएमएफआईएस से टेक्स्ट से, ठीक है। लिपिड बाइलेयर एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर जो है वही ओरिजिनल तरीके से डिसाइड करता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या एंटर करेगा, क्या उससे बाहर जाएगा। बाकी कॉम्पोजिशन जो हमें बुक के अंदर दे रखी है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, वो बाद में राइटर ने हमें क्लियर कर दिया कि मेजरली तो इन तीनों के अंदर जो बाप है इन तीनों का वो लिपिड बाइलेयर ही है। प्रोटीन जो है वो लिपिड बाइलेयर के गुलाम है, और कार्बोहाइड्रेट लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन दोनों का गुलाम है। प्रोटीन को तो फिर भी इज्जत मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स को तो उतनी भी नहीं मिलती, राइट। तो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हाँ या ना? लिपिड्स बाइलेयर जो है वो फॉस्फोलिपिड से बने हुए हैं, ठीक है। लिपिड बाइलेयर एक बैरियर बनाते हैं जो कि सेपरेट करने का काम करता है सेल के अंदर क्या जाएगा और सेल के बाहर क्या चीज होगी उसके एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि आउटसाइड द बॉडी। करेक्ट क्या है? डी है ना, 1 2 एंड 3, ओके। अब ये लिपिड बाइलेयर से मैंने क्वेश्चन बनाया था, लेकिन यहां पर जो है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, क्या बोला मैंने अभी आपको क्वेश्चन के अंदर, वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन का, है ना। दूसरी चीज मैंने आपको बोली वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, ठीक है। और तीसरी चीज जो कि समझने वाली है इस चीज से कि क्योंकि लिपिड बाइलेयर का जो भी काम है उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल बनती है, इसलिए मैंने आपको वो तीसरी स्टेटमेंट दी कि यही वो लेयर है जो डिसाइड करती है व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ दी सेल्स। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 60, consider the following statements. Phospholipids have hydrophilic tails. क्यों फॉल्स है? मैंने क्या चालाकी करी यहां पर? हाँ, तो फॉस्फोलिपिड्स के पास कौन सी टेल होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, तो यहां पर आना चाहिए था हाइड्रोफोबिक। और जो हेड की बात करी गई है दूसरे स्टेटमेंट में, वो हेड कैसे होते हैं? वो होते हैं हाइड्रोफाइलिक, ठीक है। टेल्स हैव इनवर्ड अरेंजमेंट, हेड्स हैव आउटवर्ड अरेंजमेंट, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? वन एंड टू, ठीक है, क्योंकि पहले और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहां पर देखो, ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए जो कि मैंने आपको कल भी बताए थे। फॉस्फोलिपिड्स के पास दोस्तों जो सर है वो हाइड्रोफाइलिक है, जो पूंछे हैं दो वो हाइड्रोफोबिक है। अब यहां पर जानने वाली बात मैंने आपको बताई थी, एक तो ये PHILIC वर्ड का मतलब जान लो, और PHOBIC फोबिक का मतलब जान लो। वाटर अट्रैक्टिंग कौन सा है? फाइलिक मतलब अट्रैक्ट करने वाला पानी को, हाइड्रो क्योंकि वर्ड के आगे हाइड्रो लगा हुआ है इसलिए मैं वाटर की बात कर रहा हूं, बताया था मैंने कल आपको सब कुछ। फाइलिक क्या है? फाइलिक रिपल्शन है, ये अट्रैक्ट करेगा,
ये अट्रैक्ट करेगा। और ये कैसे काम करता है फोबिक? फोबिया क्या होता है मैंने आपको बताया था ना साइकोलॉजी में, ईशा फोबिया क्या होता है? डर होता है ना, डर के पास जाओगे, डर से दूर भागोगे? दूर है ना, खतरों खिलाड़ी थोड़ी ना हो, दूर ही भागेगा हर कोई। जो फोबिक है वो क्या है? वाटर रिपेलिंग। अब मैं वाटर की बात इसलिए कर रहा हूं दोनों शब्दों के आगे क्योंकि हाइड्रो और हाइड्रो लगा हुआ है। ओके हाँ बताओ बताओ। ये एंडोवर में इसमें जो आपने रिपेलिंग और ये बताया था अट्रैक्टिंग वाला, इसमें ना, इसमें जो टेल है इसमें इनवर्ड है और हेड है आउटवर्ड है, ये समझ नहीं आया था। यार वो ऐसा है, जो टेल इनवर्ड और जो आउटवर्ड की बात कर रही है ना, मतलब ये जो स्टेटमेंट कर रही है, वो बेसिकली उसके डायग्राम, मैं आपको उसके डायग्राम को याद करवाना चाह रहा था और वो बुक में भी दे रखा है बेसिकली, कि ये जो टेल है ना ये ऐसी है, ये नीचे की तरफ है, इनवर्ड है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। अच्छा, पोजीशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा वो बेसिकली उसकी। ठीक है ठीक है, ये फिर वाटर की बात कर। नहीं नहीं पोजीशन बता रहा है, और वो जो काम बता रहा है वो उसने पहले ही बता दिया, हाइड्रोफोबिक कौन सा है और हाइड्रोफाइलिक कौन सा है। ठीक है, तो बताओ मुझे, पूछ कैसी होती है? इनवर्ड होगी। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। और हेड कैसा होता है? हाइड्रोफाइलिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सेल मेम्ब्रेन एज सिलेक्टिवली परमिएबल? लिपिड बाइलेयर, यही उसका मेजर काम है। ये क्वेश्चन डाला नहीं है अभी आपने। ये क्वेश्चन मैंने अभी इसलिए नहीं डाला क्योंकि इंस्टाग्राम मैंने आपको बताया था ना वो अलाउ करता है 60 तक ही क्वेश्चन, मतलब वो 15-15 के सेट में, तो लेक्चर 2 से जितने बन सकते थे तो वो आपको यहां मिल जाएंगे। फिर जब वो नेक्स्ट टेस्ट आएगा ना 61 से 75 तक, तब आप इसको देख लेना, कर लेना अटेम्प्ट, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था फिर उसको लेक्चर 3 के लिए, वरना आपको कंफ्यूजन होगी कि सर और भी तो क्वेश्चन बन सकते थे लेकिन आपने उतने ही बनाकर डाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 भी इससे रिलेटेड है, देख लो पहले, फिर एक बार इसका मैं आपको सोर्स दिखा देता हूं, वैसे पता तो है ही आपको। विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सेल मेम्ब्रेन एज सेमी परमिएबल? लिपिड बाइलेयर। फिर चाहे हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोले या सेमी परमिएबल बोले, जानने वाली बात क्या है, ये डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्या आएगा और क्या उससे बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, यहां पर देखो, सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल, ये दो शब्दों से हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बनाया, मैंने सिर्फ आपको ये नहीं दिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटीन्स, है ना, ताकि आपके दिमाग में जिम वाली छवि ना आए। प्रॉपर लिखा है मैंने, प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स आर लोकेटेड इनसाइड द लिपिड बाइलेयर। प्रोटीन्स आर लोकेटेड इनसाइड द लिपिड बाइलेयर। फॉल्स। क्यों? नहीं, ये ट्रू 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 है। ठीक। देखो ना, देखो समझने वाली बात ऐसी है, मैं जानता हूं अभी आपको कंफ्यूजन किस बात के लिए हो रही होगी तुम लोगों को कंफ्यूजन इस बात की हो रही होगी कि प्रोटीन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, राइट, या तो उसके पेरीफेरी पर होते हैं, इंटीग्रल हैं, या उसके आउटर उस पर खड़े हुए हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पहला दरवाजा खोलेगा या जो उसका रियल मालिक है, जो सेनापति है, वो तो लिपिड बाइलेयर ही है ना। और ये तीनों ऐसी अटैच है ना, अगर हम इन तीनों की अगर प्रॉपर अरेंजमेंट को समझें, लिपिड बाइलेयर, उसके नीचे प्रोटीन और उसके नीचे कार्बोहाइड्रेट, राइट, ऐसी अटैच है ना, एक की पूंछ से जुड़े हुए हैं सारे के सारे पहलू। तो प्रोटीन्स आर लोकेटेड इनसाइड द लिपिड बाइलेयर, है ना। फंसाया कैसे मैंने यहां पर, मैं इजीली बोल देता ये इसको कि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, तो एक झटके में दे देते आंसर, लिपिड बाइलेयर में सोच में पड़ गए, राइट। प्रोटीन्स कैन बी इंटीग्रल, प्रोटीन्स इंटीग्रल भी हो सकते हैं, डैट कैन स्पेन द मेम्ब्रेन। डेट कैन स्पेन द मेम्ब्रेन का मतलब है पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर फैले हों, ऐसे हो सकते हैं। या तो फिर प्रोटीन्स कैन बी पेरीफेरल, डेट कैन बी अटैच टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो करेक्ट क्या है? डी। ओके,
तो ये देखो, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड विद इन, यानी कि दे आर लोकेटेड इनसाइड द लिपिड बाइलेयर। इससे बनाया मैंने वो क्वेश्चन, एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर। प्रोटीन्स कैन बी इंटीग्रल, पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर बिछे हुए हो सकते हैं, या फिर पेरिफेरल, जो कि उसके सिर्फ सरफेस से अटैच्ड हो, एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन के बॉर्डर एरिया पर, सेल मेम्ब्रेन के बॉर्डर एरिया पर। क्वेश्चन नंबर 64, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहां पर बात आ रही है कार्बोहाइड्रेट्स की, और नॉर्मल हमारी बायोलॉजी या फिर फिजिकल एजुकेशन है तो सब्जेक्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, सेल मेम्ब्रेन के वाले कार्बोहाइड्रेट्स के यहां पर बात हो रही है। दे आर अटैच्ड टू द प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दे आर अटैच्ड टू द लिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट दोनों के साथ अटैच्ड नहीं माने जाते हैं। कल तुम ही मुझे टोक रहे थे इस बात पे जब मैंने तुमसे बोला था कि मैं पढ़कर बैठा हुआ हूं, याद है? यहां पर देखो ना कंफ्यूजन किस बात की है, ये देखो, दे आर अटैच टू प्रोटीन्स, जब वो बन जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, और लिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स। जानने वाली बात लेकिन ये है, अनलाइक प्रोटीन्स जो कि अंदर भी मिल जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के, लेकिन ये जो है ये कहां पर है, या तो लिपिड्स के ऊपर, या तो ये लिपिड्स के साथ चिपके हुए हैं, या तो प्रोटीन्स के साथ चिपके हुए हैं, ये उसके अंदर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, दे आर अटैच टू द प्रोटीन्स और लिपिड्स ऑन द मेम्ब्रेन्स आउटर सरफेस। ओके, इनकरेक्ट क्या है ये बताना आपको इसमें, डी, नाइदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 65, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जानने वाली बात है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो अगर हमारे सामने आ जाए कि ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं या जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बने हुए हैं। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए स्टेट पीएससी या यूपीएससी में, तो आप इसको हो सकता है कि गलत मार्क कर दो कि नहीं यार, जब उसके अंदर ही बात प्रोटीन की हो रही है, लिपिड्स की हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट कैसे हो सकते हैं। लेकिन जानने वाली बात ये थी, जो हमने बुक के अंदर डिस्कशन करी थी अपनी, जब भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के अंदर मर्ज हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन्स के अंदर मर्ज हो जाते हैं, तब वो बाय डेफिनेशन बन जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो यानी कि ग्लाइको वर्ड के साथ एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी तो हैं, सिमिलरली लिपिड्स भी हैं, लिपिड्स के अंदर भी, ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, तो दे आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स। इनकरेक्ट क्या है, डी, नाइदर वन नॉट टू। क्योंकि बेसिकली यहां पर देखो लिखा हुआ है दे आर अटैच टू प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लिखा हुआ है दे आर अटैच टू प्रोटीन्स, तो वो बन जाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। दे आर अटैच टू लिपिड्स, तो वो बन जाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स के अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर और ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और मैंने कल आपको बताया था ग्लाइको वर्ड की टेक्निकलिटी में मत जाना। ग्लाइको वर्ड का मतलब क्या है, एनीथिंग विच इज हैविंग अ डैश कंपोनेंट, विच कंपोनेंट, शुगर कंपोनेंट। ग्लाइको वर्ड ना, एक एडिशनल चीज और बताऊं, ग्लाइको वर्ड बेसिकली मार्केट में आए हुए उन प्रोडक्ट्स के टैग पर भी होता है, नाम पर भी होता है, जहां पर दोस्तों कोई भी जो सोर्स है उसका या उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट उस प्रोडक्ट के अंदर, उसके अंदर ये चीनी वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मिले हों, लाइक फ्रुक्टोस, सैक्रोस, लैक्टोस एंड ग्लूकोज, ये 4 शुगरी एलिमेंट होते हैं, जैसे
फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ये 4 प्रकार की चीनियों के नाम होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसको। मुझे ये बताना होमवर्क करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जो शहद होता है, जो हनी होता है, इन चारों में से फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और ग्लूकोज कौन सी उसके अंदर चीनी होती है? शहद की बात मैं कर रहा हूं, हनी की। एक तो इसका जवाब देना। दूसरा जवाब इसका देना, जो हम नॉर्मल शुगर, जो वाइट शुगर जो कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर इन चारों में से कौन सा शुगर का कंपोनेंट होता है? फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है या ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको? और कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 66, consider the following statements. Proteins can be found inside the cell membrane. True. Unlike proteins, carbohydrates are found only on the cell membrane's outer surface. Which among the following statements are incorrect? Neither one nor two. ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, 66 तक जो है क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं फ्रॉम लेक्चर 3, जितने भी क्वेश्चंस बनते थे इस चैप्टर में से। अगली बार इसके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और उससे जितने क्वेश्चंस बनते हैं फिर एक लेक्चर जो है उसका बनाएंगे। इंस्टाग्राम को दोस्तों ज़रूर से ज्वाइन कर लो अगर आपको टेस्ट वहाँ पर अटेंड करने हैं, और करने ही चाहिए आपको। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।